तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटपोड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में से 5-5 नंबर के 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वो लेकर आए हैं इस वीडियो में। जो इस चैप्टर के हमने अच्छी तरीके से नोट्स बना रखे हैं, हर टॉपिक को हमने एक्सप्लेन कर रखा है, पूरे डिटेल में नोट्स हैं, क्योंकि आपका जो एसे 2 होगा यानी टर्म 2 जो होगा आपका, वो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा, तो इसलिए हमने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। तो उन्हीं नोट्स की मदद से हम आपको ये जो चैप्टर है पूरा कवर करवाएंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आप पहले ही एक फ़िज़िक्स की वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो आप देख लीजिए इस साल के सिलेबस में 2021-22 के। तो पहले तो आ रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या आता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये सब आपके आ रहे हैं। तो फिर जो हमने नोट्स बनाए मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं आपको सारे टॉपिक्स समझाते हुए लाइन से चलूँगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स या फिर डायनामिक्स ऑफ हीट, ये क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हीट, ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एट्सेट्रा। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये स्टडी है हीट की, हीट के कन्वर्जन की। इसको आप बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हीट के कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम हीट को किसी और फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैकेनिकल, केमिकल एट्सेट्रा। ठीक है, फिर थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो जब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हो गए या एटम्स होते हैं, उनको जब कलेक्शन होता है उनका, उसको जब हम स्टडी करते हैं कब? सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे। जब वो किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे लार्ज कलेक्शन हो जाती है उनकी, उसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, फिर आता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो वो वेरिएबल जो किसी भी सिस्टम का थर्मोडायनेमिक बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं कि उसका जो थर्मोडायनेमिक बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इसका एग्जांपल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब। ठीक है, फिर आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ए रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? ये एक रिलेशन है किसके बीच में? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अगर आपको इन तीनों में से कोई दो चीज़ें भी दी हुई होगी तो आप थर्ड जो चीज़ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, अगर 1 मोल हमने आइडियल गैस लिया, आपको पता होगा आइडियल गैस क्या इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT। अगर N की वैल्यू 1 है, यानी कि हमने 1 मोल गैस ली है, ठीक है, आइडियल गैस का 1 मोल लिया है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? PV इज इक्वल टू RT। यहाँ पे R क्या है? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, P क्या है? प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर। तो इन तीनों में से अगर आपको कोई दो की वैल्यू पता होगी तो आप थर्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि R तो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज व्हेन इट्स थर्मल स्टेट रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम। तो ये वो स्टेट है जब क्या होता है कि बॉडी का जो हीट का जो फ्लो है बॉडी से वो नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब जो बॉडी का थर्मल स्टेट जो रहता है वो अनचेंज रहता है टाइम से, यानी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी अंदर से बाहर हीट नहीं आ रही और बाहर से अंदर हीट नहीं जा रही। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि कांस्टेंट रहता है, अनचेंज विद टाइम। टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन जो
थर्मल स्टेट है वो अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना हीट अंदर से बाहर जा रही है ना बाहर से कोई हीट अंदर आ रही है, यानी हीट का ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा। तो ऐसी जो सिचुएशन आ गई उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इफ नंबर ऑफ बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन अनदर वी देन से दैट द टेम्परेचर ऑफ ऑल द बॉडीज इज सेम। अगर नंबर ऑफ बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ किस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका जो टेम्परेचर है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र किसी में नहीं होगा, अगर तीन बॉडीज़ हैं तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हीट ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा उनका, सेम होगा। ठीक है। फिर आता है डायथर्मिक और एडियाबैटिक क्या होते हैं। तो डायथर्मिक वॉल्स आर द वॉल्स थ्रू विच हीट कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू सराउंडिंग्स। आपको पता होगा सिस्टम, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट क्या होता है। तो सिस्टम वो छोटा सा एरिया बोल लीजिए या छोटा पार्ट बोल लीजिए जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कप है, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं एक सिस्टम की तरह। उसको सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम कप की स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कप के बारे में देखना है, तो कप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कप क्या हो गया हमारा सिस्टम। कप के अलावा जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है, सराउंडिंग। और कप और सराउंडिंग को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। तो डायथर्मिक वॉल्स क्या होती हैं, वो वॉल्स जिसमें जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, यानी वो वॉल्स जो हीट कंडक्ट करती है। उसी दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक वॉल्स, इसका उल्टा, वो वॉल्स जो हीट ट्रांसमिट नहीं करती है। ठीक है, यानी इंसुलेटर का काम करती है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करने देती सराउंडिंग में। फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी टेकिंग प्लेस इफ़ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम चेंज विद टाइम। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होता है, पी वी टी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो प्रोसेस है, उसको कब कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है, जब जो सिस्टम है उसके जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वो टाइम के साथ चेंज होते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है। तो जो भी मैंने अभी आपको वर्ड्स बताएं ये इंटर रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए सबकी, बहुत अच्छे से, मतलब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आगे के जो कंसेप्ट है वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टेट क्या है। ठीक है, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया। फिर जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमने पढ़ा उसके कितने टाइप्स हैं, तो 4 हैं मेन। पहला तो आइसोथर्मल, ये सब जो चारों इनका नाम से आपको पता चल जाएगा। आइसोथर्मल यानी कि वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। आइसोबारिक वो प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। बार क्या है, प्रेशर की यूनिट है एक। आइसोकोरिक क्या है, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, नोट्स में मैंने बना रखे हैं इसके बारे में। ठीक है, वहाँ पे इनकी जो फॉर्मूला है उसको भी अच्छे से डिराइव कर रखा है। वैसे तो जो पूरा चैप्टर है वो थ्योरी पे बेस्ड है, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कुछ रिलेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है फोर्थ प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसमें जो हीट है ना एंटर हो रही है सिस्टम में और ना ही सिस्टम से बाहर जा रही है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। कोई बॉडी है उसमें जितनी भी एनर्जी उन सब का जो टोटल होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, और यू से डिनोट करते हैं। कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसके साइन कन्वेक्शंस क्या है वो देख लीजिए। अगर जो वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, सिस्टम के द्वारा जो वर्क हो रहा है यानी बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है तो वो पॉजिटिव, और ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वो नेगेटिव। अगर सिस्टम ने हीट गेन की है तो वो पॉजिटिव, वहीं अगर हीट लूज़ की है तो वो नेगेटिव। साइन कन्वेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, वाइल द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। फिर आता है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है कि अगर दो बॉडी है ए और बी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद ए थर्ड सिस्टम सी। ठीक है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर तीन बॉडीज़ हैं ए बी और सी,
ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या है कि ए जो है वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अगर वही ऐसे कह देते हैं हम, मैथ्स में लॉ होता है ना एक कि 1 = 2 और 2 = 3, तो 1 = 3। ठीक है, तीन चीज़ें, अगर तीन चीज़ों में से एक चीज़ जो है दोनों में कॉमन है तो दोनों चीज़ें जो क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसी तरीके से है, दो सिस्टम है ए और बी, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ए सी के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी भी है सी के साथ, तो इससे क्या होगा कि ए और बी दोनों जो हैं वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट ही पूछ सकते हैं मेनली, तो आप यहाँ देख लीजिए स्टेटमेंट। फिर टू टाइप के फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो वो फंक्शन जैसे कि इंटरनल एनर्जी जो किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम जो है उसका इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, उसको क्या कहते हैं, उन क्वांटिटीज़ को स्टेट फंक्शंस। जबकि वो क्वांटिटीज़ जैसे कि वर्क डन और हीट जो पाथ पे डिपेंड करती है कि जो सिस्टम है उसने कौन सा पाथ लिया है, ठीक है, उस प्रोसेस के लिए, उसको क्या कहते हैं, पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस आपकी बुक में दो ही है, वर्क डन और हीट। उसके अलावा जितने भी हैं आप उनको क्या मान सकते हैं, स्टेट फंक्शंस मान सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में। फिर आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। एनी प्रोसेस विच कैन बी प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन बाय वेरिएशन इन इट्स कंडीशंस सो दैट ऑल चेंजेस अकरिंग इन द डायरेक्ट प्रोसेस आर एग्जैक्टली रिवर्स। तो वो सभी प्रोसेस जो है उन जो रिवर्स डायरेक्शन में हो सकती है वापस, किसकी वजह से, अगर उसके जो कंडीशन है उसमें कोई वेरिएशन हो जाए तो क्या होगा कि जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाती है बिल्कुल। उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। उसी का उल्टा, एनी प्रोसेस विच कैन नॉट बी मेड टू प्रोसीड इन रिवर्सिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस जो वापस रिवर्स नहीं हो सकती वो क्या हो गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो बस ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि लिखने का बहुत काम आता है इसमें से। प्रूफ के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, देख लीजिए। फिर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज एडेड टू ए सिस्टम, ए पार्ट ऑफ हीट सप्लाइड may increase its internal energy by an amount delta U, while the remaining part may be used up as the external work delta W by the system. If delta Q, delta U and delta W are in same units, then delta Q is equal to delta U plus delta W. तो आप सीधे सीधे क्या समझते हैं, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम है उसमें हीट ऐड की है कितनी, डेल्टा क्यू, तो जो हीट ऐड की है उसका कुछ पार्ट जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा यानी कि डेल्टा यू, और जो कुछ पार्ट जो बच गया वो किसके रूप में यूज़ होगा, वर्क, एक्सटर्नल वर्क के रूप में यूज़ होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी और वर्क के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो जो हीट हमने सप्लाई किया है वो उसके इक्वल आएगा। ठीक है, वर्क की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। ठीक है, अगर कोई सिस्टम है उसे एक प्रोसेस से हमने पास किया, जहाँ पे क्या है कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो ज़ीरो है, जैसे कि आइडल गैस का जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो वहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ऐसे में क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि यू तो ज़ीरो हो गया। जब हम फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का उसमें इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। यानी कि जो भी हमने हीट सप्लाइड की वो किस में यूज़ हो गई, वर्क करने में सारी जो है यूज़ हो गई हीट। ठीक है, फिर आता है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, आप तीनों देख लीजिए उनके फॉर्मूले, ये आप बार बार पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी है और फिर थर्मल प्रॉपर्टीज जो हमने वीडियो बनाई थी उस चैप्टर में भी था, इस चैप्टर में भी है, फिर काइनेटिक थ्योरी का जो चैप्टर है उसमें भी है। यानी कि ये सब ये टर्म्स जो है बार बार रिपीट हो रही हैं। फिर ये मेन रिलेशन आता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी क्या है,
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है कि कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है। तो फर्स्ट में प्रेशर कांस्टेंट है और सेकंड में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कि आर के इक्वल। तो अब इसको डेरिवेशन जो है प्रूफ आप आराम से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ समझाने में बहुत टाइम लगेगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप देख लेंगे समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस जो टॉपिक है प्रूफ के ऊपर एक स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा 5-10 मिनट की, ठीक है। फिर भी मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, देख लीजिए। एनसीईआरटी से ही हमने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग बुक्स से भी लिए, ताकि बस आपको समझ आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हैं कॉम्प्लेक्स है बहुत, तो आप एक बार में देख के समझ नहीं पाएंगे। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो वापस शुरू करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रूफ ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है। जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होते हैं, जो साइज इंडिकेट करते हैं सिस्टम का, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, टोटल मास, ठीक है। और इंटेंसिव क्या होते हैं, जो साइज इंडिकेट नहीं करते, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। जैसे कि ये देख लीजिए इक्वेशन जो है, फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो क्वांटिटीज़ है दोनों साइड क्या है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। डेल्टा क्यू भी एक्सटेंसिव है और डेल्टा यू भी, लेकिन ये पी डेल्टा वी एक्सटेंसिव कैसे हुआ, क्योंकि जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल, और जो डेल्टा वी है वो एक्सटेंसिव। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक्सटेंसिव, ठीक है। तो आप इससे ये बात याद कर सकते हैं कि इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव क्या होगा, एक्सटेंसिव, ठीक है। फिर आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक का मतलब बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्टैटिक, जैसे कि कोई प्रोसेस हो ही नहीं रही है, ऐसा लगे। तो अब इसको देख लीजिए, इसका डेफिनेशन, ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम चेंजेस इट्स वेरिएबल्स सो स्लोली दैट इट रिमेन्स इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग थ्रू आउट। तो वो प्रोसेस जिसमें जो सिस्टम है अपने वेरिएबल्स जो है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को इतनी स्लो चेंज करता है कि लगता है कि जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यानी कि कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा लगता है वो प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हर स्टेज पे जो डिफरेंस होता है प्रेशर में, और जो सिस्टम का जो प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल स्मॉल होता है, बिल्कुल स्मॉल, ठीक है। एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। ऐसी कोई प्रोसेस होती नहीं है, ये बस हमारा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि हमने बस सोच लिया, ऐसा मान लिया। जैसे कि आइडियल गैस होती है, होती तो कोई है नहीं, लेकिन उससे आसपास हम एक रेफरेंस मान लेते हैं कि उसके आसपास जो भी गैस होगी उसे आइडियल गैस कह देंगे। उसी तरीके से ये है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ऐसी कोई होती नहीं है, लेकिन हमने ये मान लिया है। In practice, processes that are sufficiently slow and do not involve accelerated motion of the piston are reasonably approximation to an ideal quasi-static gas। तो वो प्रोसेस जो बिल्कुल स्लो होती है, ठीक है, जिसमें कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, उनको क्या मान लेते हैं, आइडियल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। फिर जो हमने शुरू में 4 टर्म्स पढ़ी थी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, उनसे जो डेरिवेशन निकल रही है, कैसे डिराइव करेंगे फॉर्मूले वो देख लीजिए, आप आराम से इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आइसोथर्मल यानी कि क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट फिर क्या क्या करते हैं, फिर फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। वैसे तो पूरा चैप्टर थ्योरी का है, लेकिन कुछ ही फॉर्मूले हैं, और आगे जो आएगा हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब आपको याद करने के लिए, उनकी फंक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए आप आराम से। आइसोथर्मल जो है ख़त्म होता है, उसके बाद आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक यानी कि हीट का जो फ्लो है वो नहीं हो रहा है,
ठीक है, आपको यहाँ पे गामा याद करना होगा। गामा क्या होता है? CP/CV, आपको याद होना चाहिए, बहुत जगह इसका यूज़ है। फिर आप आराम से देख लीजिए, NCERT में सेम इसी तरीके से दे रखा है। ये डेरिवेशन इसकी तो नहीं आएगी ऐसे, तो आपको बस इसकी ये जो लास्ट इक्वेशन ये पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, उसी पे ये बेस्ड है कि वर्क 0 से ज़्यादा कब होगा, 0 से कम कब होगा। फिर आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, और आइसोबारिक यानी कि प्रेशर फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। फिर आता है साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस in such a way that it finally comes into its initial state, such process is called a cyclic process। ऐसा कोई सिस्टम जो एक सीरीज में चल रहा है, ठीक है, कभी यहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया, और फिर लास्ट में क्या हुआ, जहाँ से वो शुरू हुआ था वहीं पे आ जाए, ऐसा सिस्टम जो एक बहुत सारे ऑपरेशन करे सीरीज में, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस कर ली उसने, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो अपने इनिशियल स्टेट में आ गया। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल। फिर नॉन साइक्लिक क्या? वही चीज़ है, अगर सिस्टम ने बहुत सारी प्रोसेस कर ली लेकिन वो क्या है, अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं आया, कहीं और चला गया, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। फिर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, यानी कि कमियाँ क्या हैं? पहली तो यह है कि वो हीट ट्रांसफ़र का जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट नहीं करता, और वो की कंडीशन, दूसरी क्या है कि वो कंडीशन के बारे में नहीं बताता कि कौन सी कंडीशन में जो है हीट वर्क में ट्रांसफॉर्म होगी। थर्ड क्या है, ये भी नहीं बताता कि जो क्यों ऐसा है कि जो सारी हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं हो रही है मैकेनिकल वर्क में, लगातार कन्वर्ट नहीं हो रही है, ऐसा क्यों, ये भी वो नहीं बता रहा। फिर आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कह सकते हैं? एक रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक रोक है किस पे? फर्स्ट लॉ पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें क्या बताता है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमें बताता है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैन बी फाउंड बाय टू स्टेटमेंट। ये जो दो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इससे जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बनता है, या इन दोनों को कंबाइन करके बनता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी सेम यही दे रखा है। तो केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? नो प्रोसेस इज पॉसिबल वो सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वोयर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो ऐसी कोई प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं है जिस प्रोसेस का अकेला रिजल्ट क्या है, कोई रिजर्वोयर है उससे सारी हीट एब्जॉर्ब कर ले और जो हीट है उसे कन्वर्ट भी कर दे वर्क में। तो ऐसी कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। फिर क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या कहते हैं? नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object। ऐसी कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका अकेले का रिजल्ट क्या है कि किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स गिव्स ए फंडामेंटल लिमिटेशन टू द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो आगे आएगा टॉपिक, वो क्या कहता है? लिमिटेशन लगाता है। कौन? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए, उस पर भी ये क्या करता है? लिमिटेशन लगाता है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देख लीजिए आप कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की वो कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती, और उसी की तरह जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का वो इन्फिनाइट कभी भी नहीं हो सकता। फिर आता है हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? सिंपल, लेकिन बुक में थोड़ा अजीब तरीके से समझाया है। सिंपल आप याद कर लीजिए, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बस आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले इसमें क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस, जिसको क्या कहते हैं? सिस्टम। जैसे कि स्टीम इंजन है, उसमें जो स्टीम है वो क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। फिर वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? एक साइकिल के थ्रू जाता है जिसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। इनमें से कुछ प्रोसेस में क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है हीट Q1। ठीक है, एक रिजर्वोयर है, उससे Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है किस टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर T1 पे।
किसी और प्रोसेस में क्या होता है कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट रिलीज करता है, कितनी, Q2 टू एन एक्सटर्नल रिजर्वोयर एट सम टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर T2। ठीक है, तो Q2 जो हीट रिलीज करता है किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या है कि जो द वर्क डन बाय द सिस्टम इन ए साइकिल इज ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट वाया सम अरेंजमेंट। ठीक है, जो सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ साइकिल में वो ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, इन्वायरमेंट, किस अरेंजमेंट के थ्रू। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, हॉट रिजर्वोयर है जहाँ का टेम्परेचर है T1, या कोल्ड रिजर्वोयर है उसका टेम्परेचर है T2। यहाँ पे वर्क हो रहा है W, क्या हो रहा है, हीट यहाँ से ले रहा है और यहाँ पे हीट कोल्ड रिजर्वोयर में जो है ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी हायर से लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये किसका फिगर है, हीट इंजन का फिगर है। द साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू गेट यूजफुल वर्क फॉर सम पर्पस। ये जो साइकिल है बार बार रिपीट होती है ताकि कुछ यूजफुल वर्क हो सके। फिर आता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं ईटा से। ठीक है, डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, W अपॉन में Q1। W क्या है, वर्क डन जो है हो रहा है इन्वायरमेंट पे, और Q1 क्या है, हीट इनपुट, कितनी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इन ए साइकिल ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q2 में ऑल्सो भी रिजेक्टेड टू द इन्वायरमेंट। किसी साइकिल में क्या हो सकता है कि Q2 हीट भी रिजेक्ट हो सकती है इन्वायरमेंट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके अनुसार क्या होगा, W जो होगा वो Q डेल्टा Q के इक्वल होगा। ठीक है, यानी Q2 माइनस Q1। इससे ईटा की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर Q2 की जगह हम 0 ले लेते हैं तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1। यानी कि जो इंजन है वो 100% एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी जितनी भी हीट है उस सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1 हो, ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जिसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 के इक्वल हो। ठीक है, हीट का कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है। पहला तो है द सिस्टम इज़ हीटेड बाय एन एक्सटर्नल फर्नेस, एक सिस्टम है उसको बाहर से हीट करें। ठीक है, जैसे कि स्टीम इंजन में होता है। या फिर क्या हो सकता है, उसे अंदर ही हीट कर दिया जाए, कैसे, जैसे कि किसी आइसोथर्मल केमिकल रिएक्शन में होता है। ठीक है, जैसे कि कोई इंटरनल कंबशन इंजन है जिसे अंदर ही हीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हीट को जो वर्क में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो बाहर से किसी फर्नेस के थ्रू करें, या तो अंदर जो है वहीं पे हीट कर दें। ठीक है, ठीक है, फिर ये नोट आपको ये बात ध्यान रखनी है, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए साइकिल डिफर फ्रॉम वन इंजन टू अनदर। ये जो हमने देखा ये हीट इंजन का है, अगर कोई और इंजन है किसी और टाइप का तो उसमें जो स्टेप्स हैं वो अलग होंगे। ठीक है, ये जनरल सी बात है। फिर आता है लास्ट टॉपिक, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल रिवर्स है हीट इंजन का, बिल्कुल रिवर्स। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जा रही थी, यानी कि जो हॉट रिजर्वोयर था वहाँ से कोल्ड रिजर्वोयर में जा रही थी। यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है हीट Q2। जो कोल्ड रिजर्वोयर है जहाँ का टेम्परेचर T2 है वहाँ से वो हीट एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल वर्क होता है। ठीक है, और जो हीट Q1 है वो हीट Q1 जो है वो हॉट रिजर्वोयर में जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि गर्म वाले से ले रहा था और फिर जो कोल्ड रिजर्वोयर था वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा था। यहाँ पे क्या है, कोल्ड रिजर्वोयर से लेगा हीट और जो हॉट रिजर्वोयर है वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। किसका फंक्शन है, ये रेफ्रिजरेटर का फंक्शन है या फिर हीट पंप का फंक्शन है। ठीक है, दोनों एक तरीके से सिमिलर हैं। ये बुक में जो है इसका छोटा सा डिफरेंस दे रखा है, आप देख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप वाला टॉपिक जो है वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं। ये एक तरीके से बिल्कुल सेम है रेफ्रिजरेटर की तरह। इन ए रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस, जो ज़्यादातर क्या होता है गैसियस फॉर्म में होता है, गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। जो वर्किंग सब्सटेंस है वो इन सभी स्टेप्स के जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर विच कूल्स इट एंड कन्वर्ट्स इन इनटू ए वेपर लिक्विड मिक्सचर। जो गैस है उसका सडन एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, जिससे क्या हो जाता है वो ठंडा हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर लिक्विड के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बी क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय द कोल्ड फ्लूइड ऑफ हीट फ्रॉम द रीजन टू बी कूल्ड कन्वर्टिंग इनटू वेपर। ठीक है, फिर जो कोल्ड फ्लूइड है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और
फ्रॉम द रीजन, कहाँ से, जहाँ पे जो कूल्ड कन्वर्टिंग इट इनटू वेपर, ठीक है, कूल रीजन जो है वहाँ से वो कर लेता है एब्जॉर्ब, किस में कन्वर्ट कर देता है, वेपर में। हीटिंग अप ऑफ द वेपर ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम, फिर क्या होता है, जो वेपर होता है वो हीट हो जाता है, किसकी वजह से, जो हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं उस पर। फिर रिलीज ऑफ हीट बाय द वेपर टू द सराउंडिंग, फिर जो वेपर है उससे हीट रिलीज होती है सराउंडिंग में, ब्रिंगिंग इट टू द इनिशियल स्टेट एंड कंप्लीटिंग द साइकिल, जिससे क्या होता है वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है और साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, प्रोसेस आप देख लीजिए आराम से। फिर जो हमने अभी पढ़ा था एफिशिएंसी, वो हीट इंजन में होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको डिनोट करा गया है अल्फा से, किसके इक्वल होता है, Q2 अपॉन W। Q2 क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वॉयर, ठीक है, जो कोल्ड रिजर्वॉयर था वहाँ से जो हीट ली गई है। और W क्या है, जो वर्क डन किया है सिस्टम में, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट होता है रेफ्रिजरेटर में, उसे कहते हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो वर्क किया गया है। यहाँ पे सिस्टम क्या है, द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। वहीं जैसे हमने जो ये देखा अल्फ़ा, वो किसका है, रेफ्रिजरेटर का। हीट पंप में क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन W, ठीक है। Q2 क्या था, जो हीट एक्सट्रैक्टेड कोल्ड रिजर्वॉयर से जो हीट ली थी, और Q1 भी वही है, ठीक है, एक तरीके से। और यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, वो हमेशा, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी जो थी वो क्या होती है, 1 के इक्वल नहीं हो सकती, वो एक आइडल है, ठीक है, आइडल के लिए होता है, लेकिन वैसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि 0 से 1 से कम होती है वैल्यू, ठीक है, ईटा की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो सकती है। फिर ये लास्ट क्या है टॉपिक, एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है उसके हिसाब से क्या होता है, जो हीट रिलीज होती है हॉट रिजर्वायर में, वो किसके इक्वल होती है, देख लीजिए आप, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। इससे क्या आता है, अल्फ़ा की वैल्यू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, होप कि आपने जो वीडियो है पूरी देखी होगी। अगर आपने कोई टॉपिक मिस कर दिया तो प्लीज़ वापस से वीडियो देख लीजिए। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए NCERT में, क्योंकि वहाँ पे भी आप रीड करेंगे वापस से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर आप ये आराम से वीडियो देख सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।